देखिए अब मैं जो हूँ क्वेश्चन नंबर 121 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या है कि एक लाइट है जिसका एवरेज फ्लक्स दिया हुआ है। एवरेज फ्लक्स आपको दिया है, मतलब क्या, प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर से प्रत्येक सेकेंड क्रॉस करने वाला एनर्जी, अगर मैं इस सरफेस के एरिया को अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहा हूँ तो इससे पास करने वाला एनर्जी प्रत्येक सेकेंड में वो दिया हुआ है 20 जूल। तो आपको बताना है नॉर्मल इंसिडेंस इसके नॉर्मली पास कर रहा है, इस सरफेस के नॉर्मली पास कर रहा है ऐसे करके। तो आपको बताना क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस है हैविंग सरफेस एरिया। तो इस अगर मान के चलिए इस वाले पार्ट का अगर सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग द टाइम स्पेन ऑफ 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना एनर्जी इसको मिलेगा, तो मतलब क्या 1 मिनट में कितना एनर्जी इसको मिलेगा बताइए। इस पूरे सरफेस पे कितना एनर्जी गिरेगा, 20 गुने 20। पहले तो इस सरफेस पे कितना एनर्जी गिरेगा, एनर्जी प्रत्येक सेकंड कितना गिरेगा, एनर्जी रिसीव्ड बाय सरफेस इन ईच सेकेंड। तो प्रत्येक सेकंड गिर रहा है 20 प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर पे। तो कैसा ये तो 20 है तो इसको 20 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 400 जूल तो प्रत्येक सेकंड में गिर रहा है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, इन 60 सेकंड। 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकंड में कितना गिरेगा, 1 सेकंड में इतना गिर रहा है तो इतना गुने 60, यानी कि 400 गुने 60 इतना जूल, यानी कि 24,000 जूल। ये होगा आंसर, 24,000 जूल। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अब जो है देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 122 पढ़ रहा हूँ। 122 क्वेश्चन नंबर में क्या हो रहा है कि एक प्रिज्म है। तो देखिए प्रिज्म को मैं ऐसे बना रहा हूँ, इसके एपेक्स एंगल को मैं ए कह दे रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि इस पर एक लाइट रे गिर रहा है, ठीक है, और इस लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचिएगा। तो इस नॉर्मल से ये लाइट रे आई एंगल बना रहा है, ठीक है, ये आई एंगल बना रहा है इस नॉर्मल से। अब क्या हो रहा है कि ये लाइट रे जब दूसरे सरफेस से निकल रहा है तो नॉर्मली निकल रहा है। तो बताइए नॉर्मली कब निकलेगा, जब इस सरफेस पे नॉर्मली गिरेगा तभी तो नॉर्मली निकलेगा। तो ये लाइट रे ऐसे आया और क्या हो गया होगा, यहाँ से मूव करके कुछ इस तरह से नॉर्मली हो गया होगा, इसके परपेंडिकुलरली हो गया, इसीलिए ये ऐसे ही निकल गया होगा। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो इस समय इस पॉइंट पर नॉर्मल भी तो यही है। इस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल खींचूँ तो वो भी तो यही है। तो नॉर्मल और इस रे के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। यानी कि आप क्या कहिएगा, ये तो R1 है और R2 कितना आ गया, इस यहाँ से हम ये प्राप्त किए कि R2 0 आ गया। और आपको पता है कि R1 प्लस R2 कितना के बराबर होता है, R1 प्लस R2 A के बराबर होता है, और R2 0 है तो R1 कितना के बराबर आ गया, A के बराबर। तो R1 कितना के बराबर आ गया, A के बराबर आ गया। तो अब मैं इस पॉइंट पर क्या लगा सकता हूँ, स्नेल का नियम लगा सकता हूँ। तो अगर ये हवा से लाइट रे जा रहा है प्रिज्म में, लाइट रे कहाँ से जा रहा है, हवा से प्रिज्म में जा रहा है, तो क्या होगा बताइए। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका मान लीजिए म्यू। तो आप क्या लिखिएगा, 1 साइन आई बराबर म्यू साइन ए लिखिएगा। तो बताइए म्यू साइन ए लिखिएगा और कह रहा है विथ एंगल ऑफ प्रिज्म ए। तो आपको बताना है कि म्यू कितना है। तो बताइए साइन आई द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर मैं देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, साइन आई बराबर म्यू साइन ए है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये आई बहुत छोटा है, तो क्या कह सकता हूँ, इस साइन आई को आई लिख सकता हूँ। तो अगर आई बहुत छोटा होगा ना तो ए भी बहुत छोटा होगा, तो म्यू ए लिख सकता हूँ। तो आई बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू ए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। लेकिन ये कब होगा, जब आई और ए बहुत छोटा हो। तो ऐसा मान के चला गया है इस सवाल के ऑप्शन से, आप सोच सकते हैं कि इस सवाल में ऐसा मान के चला गया है कि आई और ए बहुत छोटा है, ठीक है। अब जो है देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 123 सॉल्व कर रहा हूँ। 123 क्वेश्चन नंबर क्या है, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है आपको 40 माइक्रोफैरड, ठीक है। और जो है इसको एक एसी सोर्स से आप कनेक्ट किए, इस कैपेसिटर को आप क्या किए हैं, एक एसी सोर्स से कनेक्ट किए। इस एसी सोर्स का जो है क्या कहते हैं, वोल्टेज है 200 वोल्ट और 50 हर्ज हैं, ठीक है। तो अब जो है इसमें आरएमएस करंट कितना चलेगा वो निकालना है। तो पहले आई निकालिए और आई को √2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, आरएमएस करंट आ जाएगा। तो आई को क्या लिखिएगा आप, 200 अपॉन XC,
कैपेसिटेंस का रेसिस्टेंस XC, रिएक्टेंस। तो IRMS क्या लिखिएगा, IRMS आप लिखिएगा I/√2। तो ये बराबर होगा I/√2। I/√2, ये I/√2 कितना के बराबर होगा, 200/√2 XC। और देखिए 200/√2 XC क्या होता है, 1/ωc, 1/ωc, ठीक है, इतना होता है। तो देखिए मैं इसको अब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो 200 को क्या लिख सकते हैं, 200/√2 ωc। ओमेगा क्या होता है, 2πf। क्या होता है ओमेगा, 2πf। ओमेगा का वैल्यू होता है 2πf। तो 2πf इंटू सी। तो देखिए 200/√2 आ गया इंटू 2πf का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50। और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 × 10⁻⁻⁶। ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4, 4 को 0, 4 कटेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये देखिए 2 × 2π × 5, 2 × 2π × 5 × 4। तो ये 2 1 3 1 4 0, 10⁻4 × 10⁻⁻⁶। और फिर नीचे में क्या आ जाएगा, √2। तो अब जो है इसको क्या लिख सकते हैं आप, 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। 10⁻⁻2 लिखते हैं आप, 5 दूनी 10, तो 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/10। मतलब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा ना तो 1.7 आ जाता है इसका आंसर। कितना आ जाता है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.7 आ जाता है। तो 4 ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा इसका आंसर। अब जो है देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 124 सॉल्व कर रहा हूँ। स्ट्रेस का डायमेंशन निकालना है। तो बताइए स्ट्रेस क्या होता है, F/A ही तो स्ट्रेस होता है। तो इसका डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताइए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m से मास, L T की पावर mL T की पावर -2, यही तो होता है डायमेंशन ऑफ फोर्स। ma अपॉन एरिया का डायमेंशन क्या होता है, L²। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो mL की पावर -1 T की पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, mL की पावर -1 T की पावर -2। 3 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर मैं 125 सॉल्व कर रहा हूँ। 125 में क्या होता है कि देखिए ब्रीवेस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन कहता है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी एक मीडियम में IC से छोटा रखते हैं, किससे, क्रिटिकल इंसिडेंस से छोटा रखते हैं, तो एक ऐसा एंगल जिस एंगल पर ये पूरी तरह से पोलराइज होगा, ये लाइट रे पोलराइज हो जाएगा एक डायरेक्शन में, ऐसे 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 रहेगा। तो ये पोलराइज होकर क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा पूरी तरह से। उस एंगल को क्या कहते हैं, IB कहते हैं, ब्रीवेस्टर एंगल। तो ये हमेशा I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, I लेस देन IC होना चाहिए, पहले कंडीशन। तो एक ऐसा एंगल आएगा जिस एंगल पर जब इस एंगल को अगर मैं IB कहूँगा तो उस समय क्या होगा, ये लाइट पूरी तरह से पोलराइज हो जाएगा। तो कहा जा तो इसका कंडीशन ब्रीवेस्टर दिया कि I + IB अगर 90 डिग्री है तो ही ये पूरा पोलराइजेशन होगा। और आपको पता है कि IB क्या होगा, π/2 माइनस IB क्या होगा, π/2 माइनस I। और देखिए I हमेशा IC से छोटा होना चाहिए। तो I अगर IC से छोटा होना चाहिए तो I 0 भी हो सकता है, या एक ऐसा एंगल होगा जो उससे बड़ा I नहीं होगा। तो जब 0 होगा I तो IB क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये लेस देन इक्वल टू 90 होगा, मतलब लेस देन 90 होगा हमेशा, है। IB क्या होगा, लेस देन 90। और I का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा तो इस तरफ किसी न किसी चीज़ से ज़्यादा होगा और 90 से छोटा होगा। तो हमेशा जो कंडीशन आएगा वो कंडीशन इस तरह से आएगा कि 90 से छोटा और कोई चीज़ से बड़ा। तो देखिए इसमें जो है पहला ऑप्शन क्या किया है कि 45 से छोटा। तो आपको पता है कि कैसा भी हम मीडियम का डिफरेंस लें तो भी जो है I इस तरह से होगा कि किसी चीज़ से IB इसी तरह से आएगा कि 90 से छोटा और कोई चीज़ से बड़ा। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 90 से छोटा और 45 से बड़ा, तो ये संभावना है। लेकिन तीसरा कह रहा है 90 पे तो TIR हो जाएगा, नेट 90 हो ही नहीं सकता। IB 90 का मतलब क्या है कि रे ऐसे चला गया तो ये एंगल 90 हो गया, ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये केस तो संभव ही नहीं ब्रीवेस्टर के लिए। और देखिए चौथा ऑप्शन में क्या कर रहा है, 30 से छोटा। आपको पता है कि कैसा भी हम ले केस, इस केस में जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा कि किसी चीज़ से 90 से छोटा और कोई चीज़ से बड़ा। 90 से छोटा IB हमेशा 90 से छोटा होगा और किसी चीज़ से बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट हो सकता है और कोई संभावना है ही नहीं। ठीक है। अब जो है देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 126 सॉल्व कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि एक वायर है,
जिसको सीलिंग से लटका दिया गया है, ठीक है। इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दे दिया है, ए। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे दिया है, ए। और इसका लेंथ दे दिया है एल। क्या दे दिया है, L1, एल है। चेंजेस टू L1, एल इसका लेंथ था इनिशियली। जब इस वायर में हम लटका दिए एक एम मास, तो इसका लेंथ चेंज हो गया L1। तो आपको बताना है कि यंग्स मॉडुलस इन सभी चीज़ों के टर्म में लिखना है। तो देखिए यंग्स मॉडुलस क्या होता है, y बराबर होता है, यंग्स मॉडुलस को अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, F/A, यानी कि फोर्स कितना लग रहा है इस वायर पे। तो देखिए mg लग रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a है, F/A। और इसके लेंथ में कितना चेंज हुआ, अगर डेल्टा एल इसका लंबाई चेंज हुआ तो डेल्टा एल, और इनिशियल लंबाई क्या था तो डेल्टा एल अपॉन ये इतना के बराबर होता है यंग्स मॉडुलस। तो इससे आप क्या कह सकते हैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं FL अपॉन A डेल्टा एल। तो बताइए F कितना है, mg के बराबर है, L कितना है, L के बराबर है। इनिशियली लेंथ क्या था L, तो mg L, और नीचे में A तो A ही है। और डेल्टा L क्या होगा बताइए, L1 हो गया, तो L1 माइनस L ही तो डेल्टा L होगा। तो इसके डेल्टा L की जगह पर क्या लिखिएगा आप, L1 माइनस L। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, mg L अपॉन A, mg L अपॉन A, mg L अपॉन A। देखिए ये तीसरा नंबर ऑप्शन में जो है, तीसरा नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है इसका, ठीक है, उसमें ये दिया हुआ। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 127 सॉल्व कर रहा हूँ। 127 क्वेश्चन नंबर में क्या है, एक डायपोल है। तो इस डायपोल का ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, तो ये क्या होगा, डायपोल का डायरेक्शन ये होगा माइनस से प्लस। इस डायपोल का डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, P दिया हुआ है 16 गुने P का मॉड दिया हुआ है 16 गुने 10 की पावर -9 कूलम मीटर। अच्छा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle 60 degree with the dipole axis। एक पॉइंट है P जो कि इस डायपोल से 60 डिग्री एंगल पर किसी, ये पॉइंट P है और ये कितना दूरी पे है, 0.6 मीटर पे है। तो आपको यहाँ पर इस डायपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में ये क्या है, इस पॉइंट का r वेक्टर है और ये डायपोल वेक्टर है। तो P वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, पोटेंशियल अगर Vp लिखिएगा तो वो होता है K P डॉट R, P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब। तो बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं, P और R का कॉस की मतलब डॉट कीजिएगा तो क्या होगा, P का मॉड R का मॉड इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड P वेक्टर, तो वो कितना है 60 डिग्री। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस 60 अपॉन R क्यूब। तो देखिए एक R इस R क्यूब से कटा तो क्या बचा, नीचे में R स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ऊपर में हो गया KP कॉस 60 डिग्री अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, KP कॉस 60 डिग्री अपॉन R स्क्वायर। तो K का वैल्यू क्या होता है बताइए, 9 गुने 10 की पावर 9। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 गुने 10 की पावर -9। R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.6, तो 0.36 हो जाएगा है R स्क्वायर। और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 1/2। देखिए 9 से 9 कट गया है, 9 चौक 36, इसको क्या लिख सकते हैं 0.04। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1/0.04 गुने 2, तो ये क्या आ गया 1/0.08। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 8/100 लिख सकते हैं। तो 100/8, ये कितना होगा 100/8, 100/8, 100/8 कितना होगा भाई, 100/8 कितना के बराबर होगा। देखिए इसमें यहाँ पर जो है 16 छोड़ दिए हम, तो 16 यहाँ पे लिखाएगा, तो यहाँ पर भी 16 होगा, तो यहाँ पर भी जो क्या होगा 1600/8, और 1600/8 कितना होता है 200। तो 200 वोल्ट होगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 128 सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए गिटार में 2 तार है, 2 स्ट्रिंग है गिटार का। एक स्ट्रिंग का नाम दे दिया गया A और दूसरा स्ट्रिंग है जिसका नाम दे दिया गया B। तो ये दोनों स्ट्रिंग है, ये 2 स्ट्रिंग है गिटार का, इसका नाम दे दीजिए B। अब क्या कर रहा है, ये दोनों स्ट्रिंग सेम मटेरियल से बना हुआ है। सेम मटेरियल से अगर बना हुआ है तो इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, सेम, यानी कि म्यू A, इसका भी म्यू सेम होगा। म्यू अगर मैं को बोलूँ तो इसके भी म्यू को म्यू बोलूँगा पहली बार। प्रोड्यूसेस बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 हर्ट्ज, यानी कि अगर मैं इसके फ्रीक्वेंसी को FA कहता हूँ और इसकी फ्रीक्वेंसी को FB कहता हूँ,
तो बीट फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ ए और एफ बी के बीच का डिफरेंस कितना है 6 हर्ट्ज, यानी कि बीट कितना दे दिया आपको 6 हर्ट्ज। तो डेल्टा एफ कितना दे दिया आपको 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज नहीं 6 हर्ट्ज। अब कह रहा है व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज्ड, अगर बी में आप टेंशन घटाते हैं तो देखिए एफ बराबर क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, वी बराबर एफ लेमडा। तो एफ बराबर क्या होगा वी बाई लेमडा। तो देखिए टेंशन बढ़ाइएगा तो वेलोसिटी वेव का बढ़ेगा इस स्ट्रिंग में, और वेलोसिटी वेव का बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और टेंशन घटाइएगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, यानी कि टेंशन बढ़ाइएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और टेंशन घटाइएगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो कह रहा है व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज, अगर बी में टेंशन को हम थोड़ा सा घटाते हैं तो क्या होगा बीट इस एफ भी घटेगा, टेंशन को घटाएंगे बी में अगर तो एफ भी घटेगा। अच्छा तो एफ बी घटेगा, द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है, अगर एफ बी को घटा रहे हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है, एफ बी को घटा रहे हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, इसका मतलब इस दोनों के बीच का गैप बढ़ रहा है, तो ये जरूर बड़ा होगा इससे पहले से, ये क्या होगा एफ ए बड़ा होगा एफ बी से, इसीलिए हम एफ बी को घटा रहे हैं तो और इसके बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है। तो बीट फ्रीक्वेंसी को आप एफ बी माइनस एफ ए नहीं लिखिएगा, क्योंकि कौन बड़ा है एफ ए बड़ा है, तो एफ ए माइनस एफ बी को क्या लिखिएगा आप एफ ए माइनस एफ बी, डेल्टा एफ को आप क्या लिखिएगा यहाँ पर आप डेल्टा एफ को लिखिएगा एफ ए माइनस एफ बी, ना कि एफ बी माइनस एफ ए। तो एफ ए माइनस एफ बी कितना के बराबर है 6 के बराबर है, 6 हर्ज। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी, तो अगर ए का फ्रीक्वेंसी 530 है तो बी का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो बताइए ये इतना 6 के बराबर होगा, तो एफ बी कितना के बराबर होगा 524 के बराबर, इसका यूज़ करते हुए। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 524। ठीक है, अब जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 129 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है किसी भी पार्टिकल का, अगर पार्टिकल का मोमेंटम p है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को अगर मैं लेमडा कर रहा हूँ तो लेमडा बराबर होता है h बाई पी। यहाँ पर पी h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट और p क्या है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप रेस्ट से चलाइएगा भी पोटेंशियल डिफरेंस में तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास ई भी, क्योंकि चार्ज ई था और पोटेंशियल डिफरेंस भी से चला तो पोटेंशियल कितना उसके पास एनर्जी आया, उस पर वर्क डन कितना हुआ चीज़ों के साथ ई भी हो गया वर्क डन, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया ई भी। तो अगर इसका मोमेंटम लिखना है तो मोमेंटम क्या होता है एम भी, तो एम भी को क्या लिख सकते हैं आप अंडर रूट 2km, क्या लिख सकते हैं 2km। यहाँ पर मास क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और के क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो ये कितना है अंडर रूट 2 क्या है अंडर रूट 2 EV ये मोमेंटम है, तो लेमडा बराबर क्या होगा h अपॉन अंडर रूट 2 EV लेमडा बराबर क्या है h अपॉन अंडर रूट 2 EV तो लेमडा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.227 गुणे 10 की पावर माइनस 2 नैनोमीटर, 1.227 गुणे 10 की पावर 9 10 की पावर माइनस 2 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसको 10 की पावर माइनस 9 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए h क्या होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं थोड़ा सा फ्रेश पेज पे कैलकुलेट करता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, यहाँ पर जगह नहीं है अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो देखिए लेमडा का वैल्यू क्या दिया था लेमडा बराबर h बाई पी, और मोमेंटम को क्या मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2km है, तो लेमडा बराबर क्या लिख सकता हूँ h अपॉन अंडर रूट 2 EV यहाँ पर क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना लिख सकता हूँ। तो लेमडा कितना के बराबर दिया हुआ है 1.227 गुने 10 की पावर माइनस 2 गुने 10 की पावर माइनस 9, और h का वैल्यू क्या होगा बताइए, h का वैल्यू होता है 6.6 गुने 10 की पावर माइनस 34। अच्छा इसमें देखिए अंडर रूट EV को मैं एक जगह पर अलग से सॉल्व करता हूँ, EV को मैं अलग से सॉल्व करता हूँ। तो देखिए EV का मैं वैल्यू निकालता हूँ, तो ई का वैल्यू होता है 1.6 गुने 10 की पावर माइनस 19 है। अच्छा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 गुने 10 की पावर माइनस 31 kg। अच्छा भी तो पता नहीं है हमको, तो ये ऐसे ही रहेगा है, तो 1.6 गुने 9.1 देखिए ये 31 है, और ये 940 10 50 10 की पावर माइनस 50 इतना होगा। और इस तरफ देखिए 1.227 गुने 10 की पावर माइनस 11
ये इतना है, और ये बराबर होगा 6.6 गुने 10 की पावर -34 अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स 1.6 गुने 9.1 गुने 10 की पावर -50 फिर भी होगा। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 की पावर -25 बाहर आएगा। यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको काट करके यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 25। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -34 है, 10 की पावर 25 को क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -9, 10 की पावर -9। इस 10 की पावर -9, इस 10 की पावर -11 को मैं सॉल्व करूँगा, तो इसको हटा करके मैं यहाँ पर इसको भी हटाऊँगा और इसको क्या लिख दूँगा, 10 की पावर -2। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपको, अगला लाइन आ गया इसका 1.227 गुने 10 की पावर -2 बराबर 6.6 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1.6 गुने 9.1 इतना वोल्ट। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो 1.2 गुने 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा 6.6 के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1.6 गुने 9.1 इतना वोल्ट। तो भी कितना के बराबर आएगा, 6.6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1.6 गुने 9.1 गुने 1.2 गुने 10 की पावर -4 इतना के बराबर आएगा। तो देखिए इसका जो वैल्यू आ रहा है वो 10 की पावर 4 के रेंज में आ रहा है, 10 की पावर 4 के रेंज में। तो हम इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे, तो हमें इतना करना ही नहीं चाहिए। तो हम सीधे इसे पता लगाते इसमें कि कितना के रेंज में जा रहा है आंसर। 10 की पावर 4 के रेंज में जा रहा है, ऊपर जाएगा 10 की पावर 4 के रेंज में। तो सीधा सीधा एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 10 की पावर 4 के रेंज में है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा 129 का। ठीक है, देखिए 130 नंबर सवाल में पूछ रहा है द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेसिस्टेंस। मतलब देखिए किस सॉलिड का टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेसिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होगा। तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस घटना चाहिए। तो आप अगर कंडक्टर लो या इंसुलेटर लो, इस दोनों केस में क्या होता है कि रेसिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ। लेकिन सेमीकंडक्टर ऐसा है जिसमें आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस घटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। केवल ऐसा चीज़ जो है सेमीकंडक्टर ही है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 131 अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि 10 की पावर -20 जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -20 अपॉन 1.6 गुने 10 की पावर -19 से भाग दे दो और फिर 1.6 गुने 10 की पावर -19 गुना कर लो। तो देखिए अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना होता है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.6 गुने 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कटा तो 10 की पावर -1 है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसमें, देखिए 1/16 आ गया इसका आंसर। 1/16 का मतलब क्या हो गया, 0 पॉइंट दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 0 देना पड़ेगा, 100 हो जाएगा, 16 छक 96, 0.06 जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 132 क्वेश्चन नंबर में क्या कर रहा है कि द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड्स कॉपर स्फीयर ऑफ रेडी R1 एंड R2, R1 बराबर 1.5 R2 थ्रू KR इन द रेशियो। देखिए दोनों कॉपर का है, 2 स्फीयर है, ये स्फीयर 1 है, ये स्फीयर 1 है, S1 इसका नाम देता हूँ, इसका नाम S2 देता हूँ, ये स्फीयर 2 है, ये भी कॉपर का है। तो इसका भी स्पेसिफिक हीट अगर S होगा तो इसका भी स्पेसिफिक हीट S होगा। अब देखिए इसका भी अगर डेंसिटी रो होगा तो इसका भी डेंसिटी रो होगा। अब इसका रेडियस जो है R1 दे रखा है, R1 दे रखा है, और इसका R2 दे रखा है। और कहा गया है अगर मैं R1 को, R2 को मैं अगर R कहूँ तो इसको मैं 1.5 R कहूँ, यानी कि 3/2 R कहूँ, और इसको R कहूँ। तो बताइए इसके वॉल्यूम को अगर मैं V कहूँ, इसके वॉल्यूम को क्या कहूँगा मैं, V टाइम्स 3/2 का होल क्यूब, इतना कहूँगा। तो इसके मास को अगर मैं M कहूँ तो इसके मास को V रो को अगर मैं M कह रहा हूँ, V रो को, तो इसके मास को मैं क्या कहूँगा, 3 × 9 = 27/2 दूनी 4 दूनी 8, 27/8 M है, 27/8 M। तो अगर मुझे
इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है। इसका टेम्परेचर, अगर मैं इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना चाहता हूँ पहले वाले स्फीयर का, तो मैं क्या लिखूंगा, ms डेल्टा टी। तो s भी सेम है और डेल्टा टी भी सेम है, तो क्या होगा, Q1, अगर मान के चलिए इसका 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है तो Q1 हीट देना पड़ रहा है, और इसका अगर Q2 देना पड़ रहा है तो Q1 बटा Q2 पूछ रहा है। तो Q1 कितना के बराबर होगा, देखिए 27/2 S और डेल्टा टी 1। फिर इधर देखिए इसका क्या होगा, 27/2 M, और इसका क्या लिखूंगा मैं, MS डेल्टा टी 1। तो S से S कटा, M से M कटा, तो 27/8, ये 27/2 नहीं है, 27/8 इसका आंसर आ गया। 27/8 देखिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 133 है, इसमें 4 ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ 1 दिया हुआ है ये P और T के बीच का ग्राफ 2 दिया हुआ है, ग्राफ नंबर 2 दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है P और T के बीच का। ग्राफ नंबर 3 दिया हुआ है, देखिए ये भी P और T के बीच का दिया हुआ है, और ये ग्राफ ऐसा है। और ग्राफ नंबर 4 दिया हुआ है, देखिए P और T के बीच का, और ये ऐसा है। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर T फॉर कॉपर। कॉपर के लिए रेसिस्टिविटी टेम्परेचर T पर कैसे डिपेंड करता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो रेसिस्टेंस का आप फॉर्मूला पढ़ते हैं किसी टेम्परेचर T पे, टेम्परेचर T से चेंज करने के बाद रेसिस्टेंस, अगर मैं डेल्टा थीटा से टेम्परेचर को चेंज कर दूँ तो R फाइनल क्या होता है, R इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा, ये होता है। तो देखिए इसमें अगर आप देखिएगा ना तो इसका स्लोप कांस्टेंट है। आप कहिएगा क्या, अगर रेसिस्टिविटी रो है तो यहाँ पर भी रो बराबर क्या होगा, रो फाइनल बराबर रो इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर आप अगर इस इक्वेशन को देख करके कोई सॉल्व करे तो कहेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, लेकिन ये तब वैलिड है जब डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 हो, मतलब ये बहुत छोटा हो टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये जहाँ से ये रिजल्ट आता है वो एक एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन होता है, इंटीग्रेशन का रिजल्ट है, तो इसलिए ये गलत है। इसका अगर आप ये मार रहे हैं ऑप्शन तो गलत है, टेम्परेचर के साथ तो बढ़ रहा है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन ये सही होगा क्योंकि इंटीग्रेशन का रिजल्ट है, जिस इंटीग्रेशन का ये रिजल्ट है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। तो ये देखिए एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है ग्राफ। अब देखिए 134 तो थ्योरेटिकल सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, थ्योरेटिकल सवाल है, ठीक है। देखिए बोर मॉडल 135 सवाल में यही, जिसको ये पता है सॉल्व कर सकता है कि बोर मॉडल किस चीज़ के लिए, किस तरह के स्पीसीज के लिए बोर मॉडल ऑफ एटॉमिक बोर मॉडल वैलिड है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। तो इसमें पूछ रहा है कि किस में बोर मॉडल नॉट वैलिड है, वैलिड नहीं है। तो सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम को अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसमें से आप एक निकाल दीजिए तो उसके पास कितना बचा, एक। तो उसमें वैलिड है कौन सा चीज़, बोर मॉडल वैलिड है। सिंगली आयोनाइज्ड नियोन एटम में से आप एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिएगा तो उसके पास तब भी जो है 9 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसमें बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यानी कि तीसरा सही है। और हाइड्रोजन एटम पर तो एप्लीकेबल होता ही है, चौथा नंबर भी सही। ड्यूटेरियम, न्यूट्रॉन, इस सब पर एप्लीकेबल है, मतलब केवल किस पे नहीं एप्लीकेबल है, ये तीसरा नंबर पे, क्योंकि इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है। तो 9 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज पे बोर मॉडल नहीं एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा लिंक के तौर पर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।